मैं देवेंद्र पटेल विगत कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ और आजीवन गणित के उत्कृष्ट शिक्षण के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मेरे विवेक के अनुसार गणित की यह सेवा उन महान गणितज्ञों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने गणित की एक एक खोज के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। विद्यार्थी ध्यान दें, आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का प्रथम प्रश्न पत्र और प्रथम प्रश्न पत्र में सबसे अंतिम टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स और एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स के सबसे अंतिम एक्सरसाइज जो कि एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज है, आज हम उसकी शुरुआत कर चुके हैं और एक वीडियो इस पर और आ चुका है। यानी कि आज हम 11वें पार्ट की शुरुआत कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स की, और एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स का 10वां पार्ट जो है वो भी इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड था। एक्सरसाइज 6H एक्सरसाइज 6H के बाद 6I की हम शुरुआत कर चुके हैं और आज क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि हमारे पास जो दो वक्र दिए गए हैं x = a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा, y = a sin थीटा माइनस a थीटा कॉस थीटा। कहा गया है कि इन दोनों वक्रों के बिंदु थीटा पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। बिंदु थीटा पर अभिलंब का समीकरण हम कैसे निकालते हैं? बहुत आसान तरीका हमारे पास है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ पे क्वेश्चन में। कहा गया है कि थीटा पर अभिलंब का समीकरण मूल बिंदु से अचर दूरी पर होगा। यानी कि सबसे पहले हम अभिलंब के समीकरण तक पहुंचेंगे, तब आपसे बताएंगे कि आगे का स्टेप कैसे करना है। आइए फिलहाल शुरुआत करते हैं। अभिलंब के समीकरण की प्रोसेस यहाँ पे कैसे शुरू करते हैं आप ध्यान दें। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे डी डी थीटा ऑफ एक्स इक्वल्स टू a cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस a sin थीटा प्लस यहाँ पे a कॉमन रहेगा और थीटा और sin थीटा फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के अकॉर्डिंग इसका हम डिफ्रेंशिएशन करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन a तो रहेगा ही प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी कि थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता है। यहाँ से देख रहे हैं कि माइनस a sin थीटा और प्लस a sin थीटा कैंसिल आउट हो जाता है, यानी कि a थीटा cos थीटा इसका फाइनल रिजल्ट हो जाता है। ये dx/d थीटा का रिजल्ट है। और d थीटा ऑफ y का रिजल्ट कैसे निकालते हैं आप ध्यान दें। a sin थीटा का डिफ्रेंशिएशन a तो कांस्टेंट है, sin थीटा का डिफ्रेंशिएशन cos थीटा हो जाता है, यानी कि a cos थीटा और माइनस यहाँ पे है a फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, यानी कि हो जाएगा प्लस का थीटा साइन थीटा हो जाएगा और ये फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि कॉस थीटा ए तो रहेगा ही और डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और माइनस के साथ रहेगा ये भी कैंसिल आउट होता है। इसका मतलब यहाँ से आपने ए थीटा साइन थीटा कैलकुलेट कर लिया है। अब हम यहाँ से डी डी एक्स ऑफ वाई कैलकुलेट करेंगे, यानी कि इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से ध्यान दीजिए इक्वल्स टू डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। विद्यार्थियों को ये रिज़ल्ट हमने बता रखा है, जब मैं डिफ्रेंशिएशन आपको बता रहा था उस समय ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। अगर डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है तो आप पीछे के वीडियोस देखें जहाँ पर डिफ्रेंशिएशन आपको बताया गया है, सारी चीज़ें अच्छी तरह से बताई गई हैं। डी थीटा ऑफ वाई यहाँ पे लिखा गया है ए थीटा साइन थीटा। इसी प्रकार से डी थीटा ऑफ एक्स यहाँ पे लिखा गया है ए थीटा कॉस थीटा। इन दोनों को कैंसिल आउट करते हैं, यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा बना रहेगा। इसको हम tan थीटा नहीं लिखेंगे यहाँ पे, अन्यथा फिर कैलकुलेशन में थोड़ी सी समस्या आएगी आपको। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन और शॉर्ट हो जाता है। अब ध्यान दें, हम थीटा पर यहाँ पे अभी ये जो डी डी एक्स ऑफ वाई निकल के आया है, ये निकल के आई है जो प्रवणता, ये प्रवणता टेंजेंट की है। अगर हमको नॉर्मल की प्रवणता निकालनी है, नॉर्मल का स्लोप निकालना है तो कैसे निकालते हैं?
इम्प्लाइज दैट स्लोप ऑफ नॉर्मल कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता था, माइनस का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ से। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m, कैपिटल M यहाँ पे हम लोग नॉर्मल के लिए लेते हैं, कैपिटल M x माइनस एक्स वन इम्प्लाइज दैट y माइनस वाई वन का रिजल्ट यही काम करेगा। y1 के लिए माइनस है यहाँ पे a साइन थीटा और प्लस a थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, इक्वल्स टू कैपिटल M है, कैपिटल M का मतलब माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है यहाँ पे, और x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स वन की वैल्यू यहाँ पे यही काम करेगी, माइनस a कॉस थीटा हो जाएगा और हो जाएगा माइनस a थीटा साइन थीटा। इसको यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करते हैं आप ध्यान दें। हम इस साइन थीटा को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लेंगे और कॉस थीटा को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लेंगे। तो पहले साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा y साइन थीटा और माइनस a साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का a थीटा साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू, इधर से लिखता हूँ माइनस x कॉस थीटा प्लस a कॉस स्क्वायर थीटा, ये यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर हो जाएगा प्लस a थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। ये देख रहे हैं कि a थीटा साइन थीटा कॉस थीटा दोनों पक्षों में कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम इस माइनस को राइट हैंड साइड में लेते हैं तो ये हो जाएगा x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे है a कॉस स्क्वायर थीटा, इसको राइट साइड में लेते हैं तो प्लस a साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे a कॉमन लेने के बाद आप जानते हैं कि ये हो जाएगा x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल्स टू a, या फिर एक लाइन और लिख लेंगे x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा माइनस a इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और किसी स्ट्रेट लाइन से किसी बिंदु पर खींचे गए लंब की लंबाई आप जानते हैं और मूल बिंदु से खींचे गए लंब की लंबाई तो और आसान रिजल्ट दे देता है। आप ध्यान दें, अब दिए गए नॉर्मल यानी कि अभिलंब से मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन से खींचे गए लंब की लंबाई, खींचे गए लंब की लंबाई यहाँ पे हम d मान लेते हैं तो ये हो जाएगा a अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप सभी लोगों को ये मालूम होना चाहिए, इक्वल्स टू ये हो जाएगा केवल a के बराबर, और d इक्वल्स टू a का मतलब, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये एक कांस्टेंट है। थीटा यहाँ पे वेरिएबल माना गया था, थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन किया गया था। अगर ये डिस्टेंस मूल बिंदु से जो मैंने कैलकुलेट किया है, अगर ये थीटा के टर्म्स में कुछ होती तो मैं कह सकता था कि ये कांस्टेंट नहीं है, ये यानी कि ये वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर थीटा से फ्री है तो इसका मतलब जो भी डिस्टेंस निकलेगी इस नॉर्मल से ओरिजिन की वो कांस्टेंट है, इक्वल्स टू कांस्टेंट। हैंस प्रूव्ड, यही प्रूफ करना था, इसको आप नोट कर लें बहुत आराम से। विद्यार्थी ध्यान दें, हम 9वें के बाद लगातार क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे लिख रखे हैं और कहा गया है कि इस फंक्शन में, दिए गए फंक्शन में वो अंतराल ज्ञात कीजिए जिस अंतराल में यह दिया गया फंक्शन इंक्रीजिंग है और जिस अंतराल में दिया गया फंक्शन डिक्रीजिंग है, यानी कि वर्धमान और ह्रासमान का क्वेश्चन यहाँ पे फिर से आपको मिला है।
तो आइए वर्धमान और ह्रासमान का प्रोसेस क्या है हम यहाँ पे 1 बाय 1 आपको सिखाते हैं। सबसे पहला काम तो डिफरेंशिएशन होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का, थोड़ा सा, लेकिन पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। आप ध्यान दें कैसे। इक्वल्स टू यहाँ पे लिखूँगा 4 sin x अपॉन 2 प्लस cos x, माइनस कॉमन लेने के बाद, माइनस का x कॉमन लेने के बाद 2 प्लस cos x यहाँ पे बन जाएगा, अपॉन 2 प्लस cos x यहाँ पे पहले से है, ये कैंसिल्ड आउट हो जाता है। ये बचा हुआ है यहाँ पे 4 sin x अपॉन 2 प्लस cos x माइनस x, ये fx की वैल्यू है। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी आसान हो जाएगा। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इम्प्लाइज दैट, यहाँ से थोड़ा सा लिखते हैं f डैश x इक्वल्स टू, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फार्मूला यहाँ पे काम करेगा। डिनोमिनेटर यानी कि हर इंटू डी डी एक्स ऑफ नोमिनेटर यानी कि 4 cos x माइनस नोमिनेटर यानी कि 4 sin x इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस का sin x, ऐसे। अपान में यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर और माइनस x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, यानी कि इसके साथ ये माइनस है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर गुणे अंश का अवकल गुणांक, अंश का अवकल गुणांक 4 sin x का डिफ्रेंशिएशन 4 cos x हो जाएगा, माइनस अंश गुणे हर का अवकल गुणांक बटे हर स्क्वायर। बड़े आसान तरीके से इस प्रकार से आपने देख लिया है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम और थोड़ा सा यहाँ से आराम से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 8 cos x प्लस 4 cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x अपान में हो जाएगा 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर और -1, ये वाला -1 जो था वो यहाँ पे आ गया है। आगे बढ़ता हूँ और इन दोनों को अगर आप एक साथ देखने का प्रयास करें तो ये हो जाएगा 8 cos x प्लस 4 अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर -1। इस प्रकार से ये हो गया है। हम यहाँ पे अगर देख रहे हैं 2 कॉमन लेंगे तो फिलहाल कुछ सॉल्व होने वाला नहीं है। अब हम यहाँ पे सीधे सिंप्लीफाई करते हैं। f डैश x की ये वैल्यू जो आपने कैलकुलेट किया है, आप देखें आगे हम थोड़ा सा और यहाँ पे सॉल्व करना चाहते हैं। अब इसको यहाँ पे हम LCM के जरिए सॉल्व करना चाहते हैं। जो 2 अलग अलग पार्ट है उसको हम एक पार्ट बनाना चाहते हैं। ये इक्वल्स टू हो जाएगा 8 cos x प्लस 4 माइनस हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab यानी कि हो जाएगा माइनस का 4 cos x हो जाएगा। ये बिल्कुल सही लिखा गया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अपान में हो जाएगा ये, चूँकि निगेटिव के साथ है, अपान हो जाएगा 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अभी तक कोई समस्या नहीं हुई, हम आगे बढ़ते हैं लगातार। ये 8 cos x माइनस 4 cos x, ये हो जाएगा 4 cos x माइनस cos स्क्वायर x अपान हो जाएगा 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे cos x हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 माइनस cos x अपान 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक आइडिया हमारे मन में आया है बहुत अच्छा कि ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होगी भाई, स्क्वायरिंग फंक्शन है, हमेशा पॉजिटिव देगा। और आप एक बात ये भी जानते हैं, cos x लेस देन आर इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, ये बात मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू जो भी होगी ये भी हमेशा पॉजिटिव ही होगी। अब इस f डैश x का जो निर्धारण होगा कि ये निगेटिव है कि पॉजिटिव है,
वो केवल इस फंक्शन पे होगा। अगर ये फंक्शन निगेटिव होगा तो f डैश x की वैल्यू निगेटिव होगी, अगर ये फंक्शन पॉजिटिव होगा तो f डैश x की वैल्यू पॉजिटिव होगी। आइए चेक कर लेता हूँ कि ये फंक्शन कहाँ पे निगेटिव और कहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे मैं क्वाड्रेंट सिस्टम बना रहा हूँ। आप जानते हैं कि कोसाइन फंक्शन जो होता है यानी कि cos x जो होता है वो यहाँ से लेके यहाँ तक cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है, cos निगेटिव होता है। बिल्कुल आसान है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे लिख देते हैं, इतना आप समझ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लिखूँगा यदि x बिलोंग्स 0 to π/2। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी कि निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान या फिर वर्धमान और ह्रासमान की केवल बात की गई है। मैं फ़िलहाल यहाँ पे बात करूँगा आपसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की। प्रश्न में देख लेता हूँ आपसे। हाँ, केवल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहा गया है, यानी कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जब कहा जाता है तो हम जीरो वाली वैल्यू को भी शामिल कर लेते हैं। कहने का मतलब 0 to π/2 यूनियन, यहाँ पे हम लिखते हैं 3π/2 2π। इसके लिए x क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। यदि x बिलोंग्स इतना तो दिया गया फलन इंक्रीजिंग होगा। बिल्कुल आसान हो गया ये। और उसके अलावा जो दो इंटरवल लिख रहे हैं हम कैसे लिखते हैं, और यदि x बिलोंग्स, यहाँ पे π/2 से पाई तक हम पहले आते हैं, π/2 to π यूनियन π/2 का मतलब से, पाई से 3π/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव का मतलब ये हो जाएगा डिक्रीजिंग। लिख लीजिएगा साफ साफ जैसे हमने यहाँ पे लिखा है। तो बिल्कुल आसान तरीके से सभी विद्यार्थी सीख सकते हैं। क्वेश्चन बहुत बड़ा था, अगर इसमें सही टेक्निक नहीं लगाई जाएगी तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे। तो इसमें सही तरीकों का इस्तेमाल करना होता है, जैसे कि क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। यही फाइनल रिजल्ट है, इसको विद्यार्थी नोट कर लें। हम बढ़ते हैं आगे। विद्यार्थी ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 11 में है, कहा गया है कि एक हमारे पास घनाभ के आकार का एक डिब्बा है जिसका आधार जो है वर्गाकार है। आधार वर्गाकार होने का मतलब ये भुजा x है तो ये भुजा भी x होनी चाहिए। ये भुजा x यानी कि लंबाई चौड़ाई समान है। एक आयताकार ऊपर को लंबा एक डिब्बा है, ये देख रहे हैं। मैं इसकी ऊंचाई को मैंने y मान लिया है। कहा गया है कि ये ऊपर से खुला हुआ है और इस आयताकार डिब्बे का जो आयतन है यानी कि घनाभ के आकार का जो डिब्बा है उसका आयतन कहा गया कि 256 घन सेंटीमीटर है। 256 घन सेंटीमीटर। अगर x और y ये तीन विमाएं अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे दी जाएं तो आप जानते हैं घनाभ के आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि यहाँ पे x इंटू y हो जाएगा। आप ध्यान दें, प्रश्नानुसार x इंटू y इक्वल्स टू 1000 कहा गया है कि 256 घन सेंटीमीटर है इसका आयतन। 256 घन सेंटीमीटर। एक बार चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से निकल जाएगा x² y इक्वल्स टू 256। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ मैं। अब ज़रा समझने का प्रयास करें। कहा गया है कि इसको बनाने में कम से कम चद्दर लगनी चाहिए। जो चद्दर जो टीन शेड का यूज किया जा रहा है, कहा जा रहा है इस डिब्बे को बनाने में उसका कम से कम कुछ इस प्रकार से इसकी विमाएं यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को व्यवस्थित किया जाए कि कम से कम चद्दर लगे। तो उसकी विमाएं बताइए। विमाएं का मतलब x और y का मान बताना है हमको। चलिए देखता हूँ कैसे निकालते हैं हम लोग इसका।
सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिस फंक्शन का मिनिमा चाहिए वो फंक्शन क्या बनेगा। वो फंक्शन बनेगा इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का बनेगा। आप ध्यान दें, माना बर्तन के बनाने में लगने वाली कुल चादर का क्षेत्रफल S है, अतः S इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दें। सबसे पहले तो आधार को बनाना है तो आधार का क्षेत्रफल x² हो जाएगा। और इस साइड का अगर मैं देखूँ, इस साइड का, ये साइड जो आपको मैं यहाँ पे फिर से कलर कर रहा हूँ, इस साइड का क्षेत्रफल ये y है, ये x है, इसका मतलब xy हो जाएगा। और चारों साइड का मिला लेंगे तो प्लस का हो जाएगा 4xy। इस फंक्शन का मुझे मिनिमा चाहिए। ये सरफेस एरिया यहाँ पे है, इसका मिनिमा चाहिए। आप जानते हैं किसी भी फंक्शन के मिनिमा के लिए यहाँ पे हमको सिंगल वेरिएबल में फंक्शन को अरेंज करना पड़ता है। तो सिंगल वेरिएबल यहाँ पे आप देखें x और y दो वेरिएबल हैं। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ यहाँ पे तो ये सिंगल वेरिएबल में हो जाएगा, आप ध्यान दें। उसके बाद फिर मैक्सिमा और मिनिमा का प्रोसेस शुरू हो जाएगा बहुत आसान तरीके से। समीकरण 1 से y इक्वल्स टू 256/x² रखने पर आप ध्यान दें, इम्प्लाइज दैट s इक्वल्स टू x² प्लस 4xy की वैल्यू यहाँ पे है 256/x² इक्वल्स टू हो जाएगा x² प्लस ये 1024 शायद हो जाएगा अपान x। चलिए अब ये फंक्शन जो है वो सिंगल वेरिएबल में हो गया, हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x का फंक्शन है, x वेरिएबल है, आप ध्यान दें। इम्प्लाइज दैट डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू x² का डिफ्रेंशिएशन, ये डी डी एक्स ऑफ s, फंक्शन s है यहाँ पे, ये हो जाएगा 2x माइनस हो जाएगा 1024/x²। बिल्कुल सही है ये डिफ्रेंशिएशन। एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इम्प्लाइज दैट d2s अपान dx² इक्वल्स टू 2 और प्लस हो जाएगा ये 2 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 8402/x³। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि x का जो भी मान हम रखेंगे ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि x यहाँ पे क्या है, एक लेंथ मानी गई है, लंबाई है, और लंबाई है, ऊंचाई है, मोटाई है, इसको हम निगेटिव एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इसका मतलब x के किसी भी मान के लिए डबल डेरिवेटिव की वैल्यू जो मिल रही है वो हमेशा पॉजिटिव मिल रही है। इसका मतलब क्या होगा कि ये हमेशा हमेशा क्या होगा, जो भी यहाँ से x का मान होगा उसके लिए फंक्शन मिनिमम ही देगा। ध्यान दीजिएगा, पुट डी डी एक्स ऑफ s इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट 2x इक्वल्स टू हो जाएगा ये 1024/x², यानी कि ये x³ हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो x³ इक्वल्स टू ये हो जाएगा 512 यानी कि 512। और शायद ये यहाँ पे किसका घन है, ये 8 का घन है, बिल्कुल 8 का घन है। आप यहाँ पे चेक करके देख सकते हैं, 8 की पावर 3 करके देख सकते हैं, यानी कि 64 × 8। विद्यार्थी करके ऐसे ही सॉल्व करेंगे, वैसे बहुत सारा याद हो जाता है। और ये हो जाएगा 51, बिल्कुल आसान तरीके से। इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 8। अब x का मान अगर आपने 8 यहाँ पे कैलकुलेट किया है तो फर्स्ट इक्वेशन में रखने के बाद y की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ध्यान दें, पुट इन 1 इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू ये हो जाएगा 256/8 × 8। सॉल्व करता हूँ इसे, ये हो जाएगा 8 3 जा 24 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4 इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू 4।
हमको विमाएँ पूछी गई थी। विमाएँ का मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यहाँ पे लिख देते हैं रिजल्ट आता है न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए या फिर न्यूनतम चादर के लिए, ये पूरी बात लिख लीजिएगा, x इक्वल्स टू विमाएँ जो हो जाएंगी x इक्वल्स टू 8, यानी कि लंबाई बराबर चौड़ाई। यही क्या है, लंबाई बराबर चौड़ाई है ये। और y बराबर 4, यही क्या है, ऊंचाई है उसकी, यानी कि डिब्बे की ऊंचाई है। तो इस तरीके से आपने सारी विमाओं को कैलकुलेट कर लिया है, कोई समस्या नहीं है। यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। हम इस क्वेश्चन को यहीं पे समाप्त करते हैं और आज का इस वीडियो भी यहीं पे समाप्त करते हैं। विद्यार्थी इतने क्वेश्चंस को कंप्लीट करें, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।